नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है अपनी एजुकेशन चैनल पर। आज से नया आगाज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो नवीन हिंदी व्याकरण जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा चलती है 9 से 12 तक। इसके डायरेक्टर है सोहन दास सारण, जो कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये पुस्तक रामबाण साबित होगी। तो आप एसआई का दीजिए या छोटी से छोटी बड़ी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा और केंद्र लेवल की भी, जिसमें जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए क्लास उपयोगी होगी। तो देर ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे भाषा। व्याकरण में सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या होती है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको साफ दिख रहा होगा। चलो, भाषा भास धातु का शब्द है। भास धातु का शब्द है। मूल भाषा होती है संस्कृत का शब्द है ये भाषा। भास धातु ये चलती है, संस्कृत में चलती है। मूल भाषा संस्कृत का शब्द माना जाता है इन्हें, जिसका भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। भाषा का शाब्दिक अर्थ होगा विचार प्रकट करना। हम बोलते हैं, वो भी हमारी एक भाषा है। तो विचारों का प्रकट हम बोलकर ही करते हैं। एक दूसरे तक अगर हम बात पहुंचाते तो बोलकर ही, जिसमें हमारी बोलचाल में जो भाषा है उसके माध्यम से ही विचार प्रकट करते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ विचार प्रकट करना। अब इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा, भाषा का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान करना। चलो आगे चलते हैं। भाषा की विशेषता होती है कुछ, जो देख लेते हैं हम। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। हमने अर्जित की है भाषा, यानी कि हमने अर्जित की है भाषा को, सीखी है यानी कि हमने अर्जित की है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में रहकर सीखते हैं। परिवर्तनशील, भाषा हमेशा एक सी नहीं रहती, परिवर्तित होती रहती है। भाषा का मानक रूप, भाषा का अपना मानक रूप होता है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा समाप्त नहीं होती, अंतिम स्वरूप नहीं होता, जीवन भर चलती रहती है। और इसका स्वरूप कैसा है, तो इसका स्वरूप होगा सरल से कठिन से सरल की ओर। इसका स्वरूप देखिए, इसका स्वरूप होगा कठिन से सरल की ओर। क्योंकि अगर भाषा हमें समझ में आ गई तो वो सरल हो जाती है। अगर समझ में नहीं आई तो वो कठिन, और समझ में आ गई तो सरल। तो कठिन से सरल की ओर। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ में आ गई? नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हो कहाँ आपको दिक्कत आई। आप कंप्लीट सीख पाओगे इस चैनल पर। भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण।
3 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर आपको भाषा सीखनी है तो आपको जिज्ञासा होनी चाहिए। आपको भाषा सीखने के लिए अनुकरण और अभ्यास, ये 3 चीज़ है तो आप भाषा सीख सकते हो। जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, अनुकरण जैसा बताया गया है उसे समझो, और अभ्यास करो बार बार, जिसको इंग्लिश में बोलते प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भाषा समझ में आ जाएगी। अब सर्वपल्ली संस्कृत में लिखते हैं सर्वपल्ली। सर्व यानी सुनना, यानी वादन, पठन और लेखन। सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। अब संस्कृत में तो श्रवण, वदन, पठन और लेखन ये चलता है, और हिंदी में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले आप सुनोगे, फिर आप बोलोगे, फिर पढ़ोगे और उसके बाद लिखोगे। तो पहले सुनना होगा, फिर उसके बाद आप सुनकर बोलोगे, फिर बोलकर उसे पढ़ सकते हो, फिर आप लिख भी सकते हो। तो ये क्रम है। भाषा विकास का पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, तो इसे अच्छे से याद रखना। कभी कभी पूछ लिया जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अभी 2nd ग्रेड का पेपर हुआ था, तभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप ध्यान रखना। भाषा विकास के प्रकार, एक तो 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक जो हम बोलते हैं वो मौखिक हो गया, लिख कर प्रस्तुत करते हैं वो लिखित हो गया। सांकेतिक जो संकेत देते हैं, ये वाला संकेत वो सांकेतिक हो गया। इस प्रकार 3 है। अब देखो इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला होगा मौखिक। मौखिक देखिए आप, मौखिक जब व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है, सामने वाला उसे सुनकर ग्रहण करता है, तो वो मौखिक भाषा होगी। कोई हमें बोलेगा तो हम उनका सुनकर उनके ग्रहण करेंगे, वो मौखिक भाषा हो गया। जैसे रेडियो सुनना, विचार विमर्श करते हैं, हम बातचीत करते हैं, तो वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। अब दूसरी है लिखित। लिखित भाषा जब व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान लिखकर करता है, सामने वाला पढ़कर ग्रहण करता है, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे समाचार पत्र पढ़ना, पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, ये लिखित के अंदर आएगी। लिखी हुई है ये, तो हम लिखे हुए को पढ़कर ग्रहण करते हैं हम, तो वो लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। आप सांकेतिक भाषा। 3rd नंबर सांकेतिक भाषा। इसको देखिए, जब व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान संकेत देकर करता है और सामने वाला देखकर ग्रहण करता है। जैसे क्रिकेट में एम्पायर आउट होने पर वो इशारा करता है, तो वो सांकेतिक भाषा का ही उदाहरण है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। अब आगे चलिए। देखो एक उदाहरण ये भी है, पुलिस कर्मी जो रेड सिग्नल जुपते ही हम वहाँ रुक जाते हैं, तो वो भी सांकेतिक भाषा का उदाहरण है।
चलो आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम सरल भाषा कौन सी है। तो सरल हमें तो मौखिक भाषा सबसे सरल लगती है लिखित में और सांकेतिक में, क्योंकि संकेत तो जल्दी से समझ में नहीं आते हैं, लिखने से अच्छा है बोलना। तो मौखिक भाषा बहुत अच्छी है। सबसे सरल भाषा बोलेंगे हम मौखिक भाषा। कभी पूछ लिया जाता है सबसे सरल भाषा कौन सी है, मौखिक। सुनने वाले को अर्थ समझ में आ जाते हैं, आपको स्पष्ट सुनने वाले को अर्थ समझ में आ जाते हैं। कठिन भाषा सांकेतिक भाषा है, क्योंकि संकेत समझ में नहीं आते, टेक्निकल चीज़ें हो जाती है। देखिए संकेत समझ में नहीं आते, संकेत निश्चित नहीं होते हैं, क्योंकि सांकेतिक भाषा में कोई संकेत फिक्स नहीं होते हैं। अब देखिए सरल एवं कठिन भाषा, तो वो लिखित होगी। जिस भाषा का ज्ञान हो वो सरल, जिस भाषा का ज्ञान ना हो वो कठिन। हमें तो यही लगता है जिस भाषा में समझ में आ गई तो वो सरल, जो समझ में नहीं आई वो कठिन। जैसे सांकेतिक भाषा में उदाहरण देख लीजिए, हॉर्न बजाना, यातायात के चिन्ह, ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। हिंदी भाषा का स्वरूप देखिए, ऐतिहासिक स्वरूप होता है, भौगोलिक स्वरूप होता है और राजनीतिक स्वरूप होता है। 3 स्वरूप होता है। राजनैतिक स्वरूप सबसे पहले पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्वरूप। देखिए ऐतिहासिक स्वरूप में देखिए संस्कृत की सभी भाषाओं की जननी कहते हैं, भाषाओं की जननी कहा जाता है संस्कृत को। सबसे पहले यही चलती थी संस्कृत के बाद में निकली वैदिक भाषा निकली, और संस्कृत से निकली एक लौकिक भाषा। वैदिक में वेद, उपनिषद, पुराण में वैदिक भाषा चलती थी। ये कठिन थी, जो लोगों को समझ में नहीं आई। लौकिक भाषा जो लोगों को समझ में आ गई और बोली गई लोगों द्वारा, तो उसमें फिर रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया लौकिक भाषा में। फिर आई लौकिक के बाद आई पाली, जो बौद्ध धर्म की थी। फिर आई प्राकृत भाषा, जो जैन धर्म की थी। फिर आई अपभ्रंश, फिर शोरसेनी अपभ्रंश, और उसके बाद में वर्तमान हमारी हिंदी भाषा। इस तरह से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो आप विकास क्रम याद रखना। सबसे पहले आई संस्कृत। सबसे पहले हमारी संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहते हैं, याद रखना इस बात को। पूछा जाता है भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है, तो संस्कृत ऑप्शन में होगा। तो संस्कृत। और ऐसे भी पूछा जा सकता है हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है, तो वो अगर संस्कृत हो, लौकिक और वैदिक ये भी देगा। अगर ये दोनों के बाद भी अगर संस्कृत भी है तो ऑप्शन में ये भी होगा। फिर ऐसे भी आ सकता है 1 2 3, ऐसे भी आते हैं ना ऑप्शन। उसके अनुसार आप ऑप्शन जब में टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद में व्याकरण वर्णमाला वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद में क्वेश्चन लाऊंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। देखो मैंने बताया रहा था ना अभी, संस्कृत के बाद आई
वैदिक और लौकिक, लौकिक के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा, फिर शोरसेनी अपभ्रंश, फिर बाद में हमारी वर्तमान हिंदी आ गई। इस तरह से एक चरण है हमारा ये भाषा का विकास क्रम। मैंने लिख भी रखा है भाषा का इस तरह से विकास क्रम हुआ। अब भौगोलिक स्वरूप देखिए, दूसरा पॉइंट, भौगोलिक स्वरूप। राजस्थान, झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी, मध्य भारत में, कुल मिलाकर मध्य भारत में ये बोली जाती है हिंदी भाषा। अब इनका राजनीतिक स्वरूप देखिए। राजनीति में राजनीतिक इसका स्वरूप क्या है। अनुसूची 8 में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है। भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 343 अनुच्छेद 343 से 351 तक में अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया है। तो राजभाषा याद रखना। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? 343 से 351 के अंतर्गत। चलो आगे चलते हैं। बोली, बोली बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाए। सीमित अपना एक क्षेत्र हो उसमें बोली जाए तो वो बोली होगी। और भाषा व्यापक क्षेत्र में, बहुत बड़े में क्षेत्र में बोली जाए तो भाषा होगी। मातृभाषा जो माँ से हमने सीखी है या परिवार से हमने सीखी है भाषा, वो मातृभाषा होगी। और राजभाषा जिसमें शासन चलता हो, राज चलता हो जिसमें, वो राजभाषा होगी। राष्ट्रभाषा देखिए। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा जो सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगर हमें कहा जाए तो किस भाषा के में हमें ज़्यादा समझ में आएगा, इन भाषाओं में से आपको पूछा जाए कि आप इस भाषा में से किस भाषा में सबसे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, तो किस भाषा का प्रयोग करें, तो आप सीधा सा कहेंगे हमने तो बचपन से यही मातृभाषा ही सीखी है। तो मातृभाषा को ही आप पहली प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि माँ परिवार बचपन से सीखा, परिवार से सीखी है, तो इस भाषा में हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस भाषा में अगर पढ़ाया जाएगा आपको तो ये भाषा में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए व्यक्ति का विचारों, अगर हम विचार अभिव्यक्ति का सतत माध्यम मातृभाषा को माना गया है कि अगर इसमें बालक को पढ़ाया जाएगा तो इस भाषा में बालक को ज़्यादा समझ में आएगा। आजकल शिक्षा इसी पर चल रही है, बाल केंद्रीय शिक्षा है आज के समय में। तो बालक मातृभाषा के माध्यम को ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, मातृभाषा को सिखाया जा रहा है अभी ज़्यादातर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब आते हैं, बाल केंद्रित आती है, उसमें मातृभाषा को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है अभी। ठीक है, अब चलते हैं हमारी व्याकरण। व्याकरण 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 का शाब्दिक अर्थ संधि विच्छेद करना आता है। वी धन आ धन करण, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा व्याकरण का भली भांति समझना, भली भांति समझना। अब व्याकरण की परिभाषा देख लीजिए। भली भांति समझना यानी कि व्याकरण वह ग्रंथ रचना जो हमें भाषा को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। आप सीधा सा याद रख लीजिए परिभाषा आपको व्याकरण की। व्याकरण हमें शुद्ध
उच्चारण करना सिखाती है, शुद्ध लेखन लिखना सिखाती है और शुद्ध प्रयोग करना हमें सिखाती है। व्याकरण की सीधी सी इस तरीके से याद रखिए तो आपको याद हो जाए कि ये बहुत ऐसे तो आप भूल जाओगे, याद करोगे तो याद नहीं होगी इस प्रकार से। तो ग्रंथ रचना जो भी भाषा के, मैंने भी इतना डीपली नहीं लिखा, बस ग्रंथ लिखा है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा। व्याकरण में ग्रंथ रचना है जो हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। सिंपल सी लाइन लिखी है। और इनके 3 प्रकार होते हैं व्याकरण के। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इनको 3 अंक कहा जा सकता है, वर्ण, शब्द और वाक्य। देखो ध्वनि वही मौखिक जो हम बोलते हैं वही ध्वनि हो गई। भाषा, अगर आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, ये रीट में भी पूछा गया बहुत बार, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, एसआई में, जिसमें हिंदी पूछी जाती है वहाँ पूछ लिया ही जाता है वर्णमाला से। अगर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, यहाँ पर मौखिक है, ध्यान रखना, मौखिक हो तब ध्वनि होगी और लिखित हो तब वर्ण होगा। क्लीन आपको दिख रहा नहीं होगा। लिखित में तो वर्ण, और सीधा सा अब ना तो लिखित दे, ना लिखित दे, ना मौखिक दे, और ऐसा पूछा जा सकता है भाषा की सबसे छोटी इकाई है या अंग है, तो वो क्या होगा? वर्ण, फिर भी वर्ण होगा तब। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब सीधा सा आपको पूछ लिया जाएगा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई या इकाई, छोटी इकाई या मौखिक इकाई आपको पूछा जाएगा तो ध्वनि होगा इसका आंसर। इसी ध्वनि को लिखित रूप में लिखते हैं तो वो वर्ण हो जाता है, वर्ण। स्वर और व्यंजन अभी बताया था मैं, स्वर व व्यंजन दोनों को वर्ण कहते हैं, वर्ण। आगे की क्लास में आपको डिटेल से वर्ण के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो बस आप कंटिन्यू बने रहिएगा। वर्ण या अक्षर रचना की दृष्टि से भाषा की लघुतम सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अक्षर को लघुतम इकाई कहा जाता है, वर्ण को और अक्षर को। ठीक है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे ए, ई, क, ख आदि, इनके टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये हो गई वर्ण, इन्हें वर्ण कहा जा सकता है। इस कामता प्रसाद गुरु ने बताया। इसके अनुसार है, ध्यान रखना, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, जैसे कि हो गया, ए के टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं ना। एक के नीचे हलंत है, याद रखना, इसके टुकड़े हो सकते हैं क्या? तो ये वर्ण है, इसके टुकड़े नहीं हो रहे, तो ये वर्ण है, ये भी वर्ण है। ई, अब देखिए 1 मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। अब देखो ई के टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। के ये हलंत लगा तो इसके टुकड़े नहीं हो सकते। ये ख के भी टुकड़े नहीं हो सकते। अगर हाँ इस ख को इस तरह से लिखे और इस ख को इस तरह से लिखे तो इसमें हलंत नहीं है। 1 मिनट, इसमें हलंत नहीं है, ये बात, इसमें यहाँ पर हलंत नहीं लगा, तो हम कह सकते हैं इसके अनुसार तो ये वर्ण नहीं होगा, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार तो, पर ये वर्ण के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसके भी टुकड़े होते हैं ना, 2 जाते हैं इसमें, स्वर व्यंजन
व्यंजन में स्वर जुड़ा हुआ है इसमें। देखो कैसे आपको बताता हूँ मैं। ये क हो गया और ये ख हो गया, ये दोनों लिए थे, इसमें दोनों में हलंत नहीं है तो क हलंत लगा देते हैं और अ निकाल लेते हैं इसमें से, क प्लस अ और ख ख ख में यहाँ पर हलंत लगा देते हैं और निकाल लेते हैं इसमें से अ। तब ये इसमें हलंत लगते ये वर्ण हो गया कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो ये भी तो वर्णी तो है, ये भी तो वर्णी तो होगा। ये तो कहा ना इनको ए को ई को, तो इसमें से और इसको भी तो बताया ना कामता प्रसाद गुरु ने, इन दोनों को, इसको भी बताया और इसको भी बताया। एक मिनट, इसको भी बताया है, इसको भी बताया है वर्ण। तो इसके पश्चात तो ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, तो वर्ण होना चाहिए ना, इसलिए ये वाला भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई टूटी हो तो मैसेज छोड़ सकते हो, मैं आगे और समझा दूंगा छोटी सी वीडियो लाकर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अक्षर देखिए। अक्षर एक ध्वनि या ध्वनि का समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। न्यूनतम एक झटके में आवाज़ होनी चाहिए। न्यूनतम वह छोटी से छोटी इकाई जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है अक्षर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आइए, क्या, आओ, जाइएगा, जी, एक झटके में हो रहा है ना, वायु के एक झटके में, वायु के एक झटके में इनका उच्चारण हो रहा है, तो ये अक्षर के अंतर्गत आएंगे। अब देखो, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णों को सही क्रम में किस तरह से जमाते हैं। पहले आएंगे स्वर, स्वर के बाद आएंगे व्यंजन। व्यंजन इस प्रकार से होना चाहिए, पहले स्वर फिर व्यंजन, तो व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हम वर्णमाला अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में आज तक आपने इस तरीके से वर्णमाला कभी नहीं पढ़ी होगी। मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है नोट्सों में कि आपको कुछ और देखने की और बुक देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभी किताबों को इसमें इंक्लूड किया है इस नोट्सों में। तो बेहतरीन किताब है और इस किताब का तो पूरा निचोड़ है ही। और वर्णों की रीति होती है, उपरीति को हम कहते हैं प्रयत्न। इनकी रीति होती है, उसको प्रयत्न कहा जाता है। अब आगे देखिए, वर्ण हिंदी में वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं। अब वर्ण आपको पढ़ाया गया होगा, स्वर व्यंजन 6 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे आप। स्वर और व्यंजन 6 से क्या 3rd 4 क्लास में वर्णों स्वर और व्यंजन के बारे में बताया जाता है। तो आपको इसको डिटेल से कल की क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो आप इतने से याद रख लेना कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। 52 होती है। और हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 44, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 और हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33। अब देखिए आप, इसमें पूछा जा रहा है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52। अब इसमें पूछ ले हिंदी में वर्णों की संख्या। अब यहाँ पर कुल आ गया, कुल तो हो गया 52। चलो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि हिंदी में वर्णों की संख्या 44 तो होती है। 33 से 11 ये तो 44 हो गए दोनों मिलाकर।
ये दोनों को मिलाकर 44 हो गए। अब 52 कैसे हुए, ये कल वाली क्लास में आपको अच्छे से डिटेल से बताया जाएगा। तो कल वाली क्लास कंटिन्यू व्याकरण की पूरी क्लास आएगी, व्याकरण की कंप्लीट व्याकरण इस चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा, ये भी क्लास मिस मत करना। आप ऐसे पढ़ेंगे हम, ये टॉपिक हो गया, मान लो 1-2 क्लास में वर्णमाला टॉपिक हो जाता है, 2 या 3 क्लास के अंदर हो जाएगा। तो हम उसके बाद टॉपिक क्लियर होते ही उनके आज तक एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन, उस क्वेश्चनों को देखेंगे। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये नोट। तो कल वर्णमाला टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे। यहीं क्लास को विराम करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।